सुप्रभात बच्चों। आज हम व्याकरण में अध्याय 3 शब्द विचार पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हमने देखा था, मैंने आपको बताया था भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा क्या है? हम अपने विचारों को दूसरों पर प्रकट करते हैं। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने विचार तो दूसरों पर प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को हम स्वयं समझ सकते हैं। तो वो है भाषा। भाषा पढ़ी थी। लिपि, लिपि क्या है? किसी भी भाषा को लिखने का माध्यम लिपि कहलाता है, वो हमने देखा था। और फिर व्याकरण के बारे में पढ़ा था हमने दूसरे अध्याय में वर्ण के बारे में पढ़ा था कि वर्ण क्या है। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो वर्ण कहलाती है। ठीक है, वर्ण के कितने भेद हैं? तो वर्ण के 2 भेद थे, स्वर और व्यंजन, 2 भेद हैं। स्वर के भी कितने भेद हैं? स्वर के 3 भेद थे, है ना। स्वर के 3 भेद पढ़ाए हमने, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। व्यंजन के भी 3 भेद मैंने आपको बताए। वो 3 भेद कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। वो हमने वर्ण के बारे में पढ़ा, वर्ण में स्वर व्यंजन। अब जो है हम पढ़ेंगे आज अध्याय 3 शब्द विचार। तो शब्द क्या है? वर्णों से शब्द बनता है। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। पिछले अध्याय में मैंने इसकी जानकारी आपको दे दी। अब इन्हीं वर्णों के योग से जो है, इन्हीं वर्णों को जब हम जोड़ते हैं तो शब्द बनता है। आज मैं आपको ऐसे समझा रही हूँ और कल हम जो है ब्लैक बोर्ड में हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, ब्लैक बोर्ड की सहायता से। और मैंने आपको कहा है कि जब आप पढ़ें तो आप बुक को खोल करके रखिए, बुक और पेंसिल। तो इन्हीं जब वर्णों का योग होता है तो इनसे शब्द बनते हैं, जोड़कर शब्द बनते हैं और शब्दों के योग से वाक्य बनते हैं। भाषा निर्माण में वाक्य मदद करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए आप देखें, नीचे चित्र बने हुए हैं, आपकी बुक में आप देखेंगे तो चित्र बने हुए हैं, देखो। और यहाँ सभी शब्द जो है 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बने हैं और इससे स्पष्ट होता है कि शब्द एक या एक से अधिक वर्णों का समूह है। शब्द क्या है? शब्द एक या एक से अधिक वर्णों का समूह है। देखो यहाँ चित्र बने, अपनी बुक में आप देखेंगे तो एक पेन का चित्र बना है, एक किताब है, एक सेब है ना। और ठीक है, अब ये क्या, इसमें क्या लिखा है? जो आपको पेन का चित्र बना है इसमें लिखा है मलक। जो किताब का चित्र लिखा है उसमें लिखा है बताकी। और जो सेब का चित्र लिखा है इसमें लिखा है बसे। तो जो है यहाँ पर बसे, बताकी, मलक वर्णों के, ये वर्णों का मेल है। लेकिन भाई इसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा। निकल रहा है कोई अर्थ? कोई अर्थ नहीं निकल रहा। अतः इन्हें शब्द नहीं कहा जा सकता। और अगर इन्हीं शब्दों का हम क्रम, अगर ठीक क्रम में हम इसे लिखें तो ये शब्द बनता है। जैसे अब ये जो है, जहाँ ये है मलक, तो मलक नहीं है, वो गलत है, उसको है कलम। बताकी किताब, बसे सेब। ठीक है, ये शब्द बनते हैं जिसका कि कोई सार्थक अर्थ है। कहने का अर्थ ये मैंने आपको इसलिए समझाया क्योंकि शब्द की परिभाषा क्या है? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक समूह यानी कि इनका कोई अर्थ निकलता हो। ठीक है, कोई अर्थ निकलता हो। तो वर्णों का मेल तो हम कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो शब्द कब कहलाएगा? कि जब उसका कोई अर्थ निकलता हो। तो शब्द की परिभाषा क्या है? कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, ये तो हुई एक बात, शब्द किसे कहते हैं। अब है शब्द की कितनी विशेषताएं होती हैं। तो शब्द में कितनी विशेषता? शब्द में 3 विशेषताएं होती हैं। सभी शब्द वर्णों के मेल से ही बनते हैं, क्योंकि शब्द बनता ही वर्णों के मेल से है। तो सभी शब्द जो हैं वो वर्णों के मेल से बनते हैं। प्रत्येक शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे ना कि शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो शब्द सार्थक भी होते हैं, निरर्थक भी होते हैं। सार्थक जैसे पानी, हम बोले पानी सार्थक है क्योंकि पानी का अर्थ है। लेकिन वाणी, हम कहते हैं ना पानी वानी, जरा पानी वानी पिलाना, तो पानी तो ठीक है, पानी का अर्थ है, लेकिन वाणी का कोई अर्थ नहीं है। अभी हमने खाना वाना खाया है तो खाने का अर्थ है, लेकिन वाणी का कोई अर्थ नहीं। कहना का अर्थ है कि शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। अभी मैं आपको बताऊंगी आगे। हम पढ़ रहे हैं शब्द की विशेषताएं। तो शब्द जो है, सभी शब्द वर्णों के मेल से ही बनते हैं। प्रत्येक शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य निकलता है, अवश्य होता है, और शब्दों का वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। ये है इसकी विशेषता कि शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं, प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है
और शब्दों का वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। वाक्य जो बनते हैं किससे बनते हैं? शब्द से बनते हैं। वर्णों से निर्मित स्वतंत्र तथा सार्थक ध्वनि जो है वो शब्द कहलाती है। अब शब्द के भेद ये मैं आज आपको समझा रही हूँ। कल हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे ना, क्वेश्चन आंसर्स करते समय भी मैं आपको समझा दूंगी, और यही इसी से संबंधित जो है पीछे प्रश्न दिए हुए हैं। अब शब्दों के भेद, ठीक है। तो शब्दों को निम्नतः 4 वर्गों में हम वर्गीकृत करते हैं, यानी 4 वर्गों में हमने बांटा है। अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। तो 4 आधारों पर हमने शब्दों को बांटा है, शब्दों का वर्गीकरण हमने किया है। तो किस आधार पर है? पहला तो है अर्थ के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरा है प्रयोग के आधार पर और चौथा है उत्पत्ति के आधार पर। तो पहला है अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर जैसे नाम से प्रतीत हो रहा है, सार्थक और निरर्थक। सार्थक जिन शब्दों का कुछ अर्थ निकलता हो वो सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे कि मकान, पुस्तक, रोटी आदि। तो इनका अर्थ निकलता है, मकान मतलब एक घर, पुस्तक किताब, रोटी जो हम खाते हैं, खाना, खाद्य पदार्थ, खाद्य हमारा। दूसरा है निरर्थक। तो निरर्थक जैसे नाम से ही प्रतीत हो रहा है, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वो निरर्थक शब्द होते हैं। क्लियर? अब जैसे नमका, कस्तपू, टीरो, मतलब ऐसे ऐसे शब्द जिसका कि अब रोटी का टीरो कोई अर्थ ही नहीं है। मैंने क्या कहा था? शब्द 2 होते हैं, सार्थक और निरर्थक। जैसे हम कहते हैं पानी वानी, ठीक है, तो पानी का अर्थ है, वानी का अर्थ नहीं है ना। अरे जरा पुस्तक खोलना, अरे पुस्तक का अर्थ तो है, पुस्तक का अर्थ नहीं है, ठीक है ना। अभी हमने खाना वाना खाया है, खाने का तो अर्थ है लेकिन वाने का कोई अर्थ नहीं, तो वाना निरर्थक है ना। वानी, पानी वानी, वानी निरर्थक है। तो ये जो है शब्द के अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक नाम से प्रतीत हो रहा है, नाम पर जरा विचार करेंगे। सार्थक यानी कि जिसका कोई अर्थ है, निरर्थक यानी कि जिसका कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। तो व्याकरण में एक विशेष ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि व्याकरण में हम केवल सार्थक शब्दों का ही अध्ययन करते हैं, ठीक है। और कई बार वाक्यों में जब निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वो भी कई बार कुछ ऐसी सिचुएशन में वो सार्थक बन जाते हैं, ठीक है। तो ये तो थी अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं। क्लियर? अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर सार्थक शब्दों के। तो अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर होते हैं 6 भेद, ठीक है। ये आप लोग पढ़ते भी हो ना, शब्द भंडार में हम पढ़ाते हैं आपको। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, ठीक है। तो अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर सार्थक शब्दों के, अभी हमने सार्थक और निरर्थक शब्द पढ़े ना, तो सार्थक शब्दों के अर्थ के आधार पर सार्थक शब्दों के निम्नलिखित भेद होते हैं। आप शब्द भंडार में हम लोग यही तो पढ़ते हैं। तो सार्थक शब्दों के भेद होते हैं। एकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द जिस शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है और उनका प्रयोग भी उसी अर्थ में हो, ऐसे शब्द एकार्थी शब्द कहे जाते हैं। मतलब जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है और उनका प्रयोग भी उसी अर्थ में ही हो तो उसे एकार्थी, एक अर्थ देने वाले, नाम से प्रतीत हो रहा है एक अर्थ देने वाले शब्द एकार्थी शब्द। जैसे हिंदी, घर, घर का कोई पर्यायवाची है लेकिन उसका अर्थ एक अर्थ है। हिंदी, घर, पुस्तक, शनिवार, मोहन आदि, ये एकार्थी शब्द हैं। अनेकार्थी शब्द जिन शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हों, ऐसे शब्द को अनेकार्थी शब्द कहते हैं, ठीक है। जिन शब्दों के भिन्न भिन्न अलग अलग अर्थ निकलते हों, ऐसे शब्द अनेकार्थी कहते हैं। इन्हें हम पर्यायवाची भी कहते हैं, है ना। तो जैसे नहीं, सॉरी, अनेकार्थी को पर्यायवाची नहीं कहते। अनेकार्थी मतलब एक शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हों। जैसे कि पत्र एक है, पत्र का एक चिट्ठी भी होता है, पत्र मतलब पत्ता भी होता है। तो यह अनेकार्थी, एक शब्द के कई अर्थ निकल रहे हैं। जैसे घट, घड़ा और कम। घट एक शब्द है, घट का अर्थ होता है घड़ा भी होता है, और घट मतलब कम होना, है ना, कम भी होता है। वर, वर मतलब क्या होता है? दूल्हा भी होता है, और वर का मतलब श्रेष्ठ भी होता है ना। उसी प्रकार से जैसे
पत्र का मैंने आपको बताया, ऐसे और भी शब्द हैं कई जिनके अनेक अर्थ होते हैं। अब जैसे वार, वार एक शब्द है, तो वार का अर्थ आक्रमण भी होता है और वार का अर्थ दिन भी होता है, जैसे अपन सोमवार, बुधवार, है ना, मंगलवार ऐसे कहते हैं। तो ये अनेक अर्थी है, जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ निकल रहे हों, कई अर्थ निकल रहे हों। विलोम शब्द क्या होते हैं? विलोम यानी विपरीत अर्थ देने वाले। जो शब्द परस्पर विपरीत अर्थ बताते हैं उसे हम विलोम कहते हैं। ठीक है, जैसे लाभ का हानि, अपना पराया, खरा खोटा, दिन रात, छोटा बड़ा। तो ये क्या है? विलोम। विलोम मतलब विपरीत अर्थ देने वाले शब्द जो हैं वो विलोम शब्द कहलाते हैं। अब है पर्यायवाची। पर्यायवाची को हम दूसरे शब्दों में समानार्थी भी कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है वे समानार्थी शब्द कहलाते हैं, है ना। उन्हें हम पर्यायवाची, पर्यायवाची और समानार्थी एक ही चीज़ है, एक ही बात है। तो जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है वे समानार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कमल, कमल का क्या होता है? नीरज, अम्बुज, पंकज, ये सब कमल के पर्यायवाची हैं। और आग का अनल है, पावक है, ठीक है, अग्नि है, दहन है, ये सब आग के पर्यायवाची हैं, यानी समानार्थी, समान अर्थ देने वाले शब्द। अब इसके बाद है अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द। ठीक है, ये हम लोग पढ़ते हैं ना। भाषा को सरल, सुस्पष्ट और प्रभावी बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है ना। अनेक शब्दों का प्रयोग करेंगे तो वो बड़ा सा हो जाएगा, इसलिए उसकी जगह हम एक ही शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे जिसका विश्वास ना किया जा सके, इतना बड़ा लिखेंगे, उसकी जगह है अविश्वसनीय, एक शब्द। ठीक है, तो ऐसे और भी बहुत से एग्जाम्पल हैं। जैसे दूर की सोचने वाला, दूरदृष्टा, ठीक है, कम खर्च करने वाला, मितव्ययी, ऐसे बहुत से शब्द हैं कि जैसे राम कम खर्च करता है तो राम मितव्ययी है ना। मीठा बोलने वाला, मितभाषी। राम मीठा बोलने वाला है, उसकी जगह एक शब्द राम मितभाषी है। तो कहने का अर्थ ये है अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द। तो उससे क्या होता है? भाषा सरल भी हो जाती है, सुस्पष्ट भी हो जाती है और थोड़ा सा प्रभावी भी हो जाती है। इसलिए अनेक शब्दों के स्थान पर हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं। श्रुति समभिन्नार्थक, श्रुति मीन सुनना, सम मीन समान, भिन्नार्थक सुनने में तो समान लेकिन अर्थ उनका भिन्न, अर्थ भिन्न। सुनने में तो समान है लेकिन अर्थ कैसा है उसका? दूसरा है। तो जो शब्द सुनने में समान प्रतीत होते हैं परंतु अर्थ की दृष्टि से उनमें काफ़ी अंतर होता है, उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक, श्रुति सुनना, सम समान, भिन्नार्थक यानी अलग अर्थ देना, है ना, वो शब्द। जैसे आदि और आदि, ठीक है, दिन और दीन। दिन तो क्या होता है? दिन होता है वार वगैरह, ठीक है, और दीन होता है दरिद्र, गरीब, बेचारा। कुल, कुल मतलब ऐसे कहते हैं ना, कुल संख्या, कुल इतने लोग, है ना। और कूल, कूल मतलब किनारा। तो कहने का अर्थ होता है कई शब्द जो सुनने में तो कैसे होते हैं। अब जैसे आदि, आदि अपन कहते हैं ना, राम और मोहन घूमने, नहीं, आदि, आदि मतलब अलावा, आदि, ठीक है ना। और एक आदि होता है कि अभ्यस्त, है ना। आदि मतलब अलावा और एक होता है आदि अभ्यस्त। तो कहने का अर्थ है सुनने में तो समान लेकिन अर्थ उनका भिन्न होता है। तो ये तो थे आपके अर्थ के आधार पर सार्थक शब्दों के निम्नलिखित भेद। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं आपको रचना अथवा बनावट के आधार पर शब्दों के भेद, क्योंकि शब्दों के 4 भेद थे ना। शब्दों के वर्ग, शब्दों को निम्नलिखित 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था। एक था अर्थ के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर भी मैं आपको बता देती हूँ, रचना अथवा बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। तो बनावट के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं, रूढ़ है, यौगिक है और योग रूढ़। रूढ़ ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड न किए जा सके। रूढ़ मतलब जो कि एक विशेष अर्थ में रूढ़ हो, ठीक है। तो ऐसे, और उनका हम उनको अलग अलग नहीं कर सकते।
ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड ना किए जा सकें तथा जो किसी प्रचलित सामान्य अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें रूढ़ कहते हैं। जैसे फल, हम फल बोलते हैं तो हमारे सामने एक फल का चिन्ह आ जाता है, ठीक है, फ्रूट्स के। घर, घर हम जब बोलते हैं तो हमारे सामने घर का चित्र आ जाता है। नल, तो नल का चित्र आ जाता है। और ये क्या होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं रूढ़ जो कि एक विशेष अर्थ देते हैं, है ना, किसी प्रचलित होते हैं, किसी एक अर्थ में प्रचलित होते हैं, लेकिन उनके खंड नहीं किए जा सकते। जैसे फल, फल के खंड किए जा सकते, नहीं किए जा सकते। घर, घर घ प्लस रा, है ना, तो इसके खंड नहीं, खंड करते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। नल, न और ला अलग करेंगे तो कोई इसका अर्थ नहीं निकलेगा। तो ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड न किए जा सकें और जो किसी प्रचलित सामान्य अर्थ को, प्रचलित गूढ़ अर्थ को नहीं, प्रचलित सामान्य अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें हम रूढ़ कहते हैं, ठीक है। यौगिक, जैसे हाथी एक शब्द है, तो हाथी, हा प्लस थी, कोई अर्थ, हा का भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा, थी का भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। लेकिन जब हम हाथी बोलेंगे तो हमारे सामने एक जानवर का चित्र उभर करके आएगा, ये तो है रूढ़, और इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। दूसरा है यौगिक। यौगिक जैसे आपको समझ में आ रहा है, योग से बना हुआ है। योग यानी कि यहाँ पर दो शब्द हम इसको कर सकते हैं और दो शब्दों के मेल से बनता है और उसका लेकिन किसी विशेष अर्थ में रूढ़ नहीं होता है। दो या मतलब पहला तो मैंने आपको बताया था रूढ़, ठीक है। दूसरा है यौगिक, ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हों उन्हें हम यौगिक कहते हैं, और ऐसे शब्दों के खंड हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फल वाला, फल प्लस वाला। रसोई घर, रसोई प्लस घर, रसोई का भी एक अर्थ है और घर का भी एक अर्थ है। तो जो यौगिक होते हैं वो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और उनके जब हम खंड करते हैं अलग अलग शब्दों के तो दोनों शब्दों के अर्थ निकलते हैं, सामान्य अर्थ निकलते हैं, ठीक है। योग रूढ़, अब इसमें दो चीज़ें आ गई, योग और रूढ़, यानी कि योग भी आ गया यानी दो शब्दों का मेल आ गया, और रूढ़ हो गया जो कोई विशेष अर्थ। जैसे यौगिक तो क्या होता है, यौगिक में दो शब्दों का मेल होता है और दोनों शब्दों के सामान्य अर्थ निकलते हैं, ठीक है। और योग रूढ़ में क्या होता है, दो शब्दों का मेल तो होता है लेकिन वो किसी विशेष अर्थ में रूढ़ होते हैं। कहने का अर्थ है जैसे नीलकंठ, है ना, नील और कंठ, तो नीलकंठ क्या है, तो नीलकंठ कौन सा अर्थ देता है, हम शिवजी महाराज को हम क्या कहते हैं, नीलकंठ कहते हैं, जिनका कंठ नीला हो। तो विशेष अर्थ दिया ना इसने, नील प्लस कंठ, दो शब्दों का मेल तो है लेकिन ये विशेष अर्थ में रूढ़ हुए, यानी कि महादेव को हम नीलकंठ भी बोलते हैं। पीतांबर, पीतांबर हम किनको कहते हैं, पीत प्लस अंबर, पीत मतलब पीला, अंबर मतलब वस्त्र, जो जिन्होंने पीले वस्त्र धारण किए हैं अर्थात श्री कृष्ण। तो कहने का अर्थ है योग रूढ़ में दो शब्दों का मेल होता है किंतु वो किसी विशेष अर्थ को ही बताते हैं। एक बार और बता देती हूँ, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो रूढ़ क्या होते हैं, ऐसे शब्द जिनके कोई सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं और जो किसी प्रचलित सामान्य अर्थ को ही प्रकट करते हैं। जैसे हाथी है, फूल है ना, तो फूल में दो शब्द हैं, दो वर्ण हैं, फू और प्लस ल, लेकिन ना तो फू का कोई अर्थ है न ल का अर्थ है। जब फूल हो जाता है तभी वो एक सामान्य अर्थ को प्रकट करता है, ये तो रूढ़ है, क्योंकि जब हम फूल बोलेंगे तो हमारे सामने केवल एक पुष्प, फूल का ही चित्र हमारे आंखों के सामने आएगा, है ना, तो वो तो है रूढ़। यौगिक जो है वहाँ दो शब्दों का मेल होता है, लेकिन यौगिक जो है दो शब्दों का मेल है और दोनों शब्दों के सामान्य अर्थ निकलते हैं, इनके खंड हम कर सकते हैं और ये सामान्य अर्थ देते हैं दोनों शब्द। योग रूढ़ में दोनों ही बातें आ गई, योग भी आ गया अर्थात दो शब्दों का मेल भी आ गया, और रूढ़ यानी कि वो किसी विशेष अर्थ में, वो जो दोनों शब्द जो हैं वो कोई मिलकर के कोई विशेष ही अर्थ देंगे। जैसे फल क्या बोलते हैं, नीलकंठ, तो नील नीला, कंठ मीन्स गला, तो किनका है नीला गला, भगवान शिव का। तो ये किसको चिन्हित कर, किसको इंगित करते हैं, ये किसके बारे में बता रहे हैं, किसमें, तो ये नीलकंठ, ठीक है, यानी भगवान शिव। इसी प्रकार से पीतांबर, हम श्री कृष्ण को पीतांबर कहते हैं, दो शब्द हैं यहाँ पर, पीत मीन्स पीला, अंबर मतलब वस्त्र, लेकिन यहाँ पर पीतांबर किसके लिए है, कोई विशेष अर्थ में ही रूढ़ है, वो है भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा गया है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको शब्द किसे कहते हैं ये बताया, मैंने आपको मैंने ये बताया कि शब्द के जो कितने प्रकार से शब्दों का वर्गीकरण किया जा सकता है, शब्द को कितने मतलब 4 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, उसमें मैंने आपको
आज के क्या बताया, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद और रचना के आधार पर अर्थ के भेद। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे कल, वो हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। आज के लिए इतना ही काफ़ी, आप पढ़िए समझिए।